प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे विनियोजित पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात। हम सभी ये जानते हैं कि किसी व्यवसाय को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और एक कंपनी अपनी पूंजी विभिन्न साधनों से प्राप्त करती है, जैसे डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। और हम ये सब जानते हैं कि ये जो साधन है इसकी कॉस्ट होती है। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ा है थर्ड ईयर में। उसमें आपको मालूम होगा कि डिबेंचर्स की कॉस्ट हम किस प्रकार से निकालते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट किस प्रकार से निकालते हैं। तो कंपनी इस कॉस्ट की तुलना उनसे उस पूंजी पर प्राप्त होने वाले लाभ से करती है और उसी के आधार पर ये डिसीजन लिया जाता है कि किस साधन से कंपनी को पूंजी प्राप्त करनी है। कंपनी को अपने लाभों में से प्रत्येक साधन से प्राप्त पूंजी की लागत का भुगतान करना होता है। अतः ये विभिन्न पदों से प्राप्त पूंजी की लागतों की तुलना में विनियोजित पूंजी पर लाभ का अध्ययन संस्था के वित्तीय प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और संस्था में विनियोजित पूंजी के अनेक रूप होते हैं, जैसे कि कुल विनियोजित पूंजी, शुद्ध विनियोजित पूंजी व चुक्तांश पूंजी। पूंजी के विभिन्न स्वरूपों की भांति लाभ के भी भिन्न भिन्न रूप होते हैं, जैसे कि सकल लाभ, शुद्ध लाभ, ब्याज व कर घटाने से पूर्व लाभ, ब्याज व कर घटाने के पश्चात शुद्ध लाभ। विनियोजित पूंजी के आधार पर लाभदायकता की गणना करते समय विश्लेषक के सामने यह समस्या आती है कि किस विनियोजित पूंजी तथा किस लाभ के आधार पर लाभदायकता के अनुपात को व्यक्त किया जाए। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि विनियोजक लाभदायकता का परीक्षण स्वयं से संबंधित उद्देश्यों के लिए करना चाहता है। अतः विनियोजित पूंजी के विभिन्न स्वरूपों तथा लाभ के विभिन्न प्रकारों के आधार पर भिन्न भिन्न अनुपात ज्ञात किए जाते हैं। और इस वर्ग में हम जो अनुपात समझेंगे उसमें सबसे पहला है विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय। विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, इसका अर्थ है कि व्यवसाय की पूर्ण लाभदायकता का किस प्रकार से कितना माप है, यह अनुपात बताता है। यह अनुपात व्यवसाय में लगाए गए कोषों के प्रयोग में प्रबंध की कुशलता का भी मूल्यांकन करता है। और इसका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इसको हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय जैसे कि फॉर्मूले से स्पष्ट है, दो घटकों पर निर्भर करता है। पहला, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी का किस सीमा तक उपयोग किया गया है, जिसे हम संपत्ति आवर्त से ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा, विक्रय पर लाभ अर्जन की दर। यहाँ पे शुद्ध लाभ से अभिप्राय उस राशि से है जो फॉर्मूले में प्रयुक्त विनियोजित पूंजी के माध्यम से अर्जित की जाती है। अर्थात विनियोजित पूंजी एवं लाभ की राशि का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। विनियोजित पूंजी दो प्रकार की होती है, एक सकल विनियोजित पूंजी, दूसरा शुद्ध विनियोजित पूंजी। सकल विनियोजित पूंजी की गणना हेतु व्यवसाय में प्रयुक्त सभी संपत्तियों के योग में से हम जो घटाते हैं उसमें पहला है गैर व्यापारिक विनियोग या व्यापार से बाहर विनियोगों की राशि। दूसरा है व्यापारिक उद्देश्यों के अतिरिक्त दिए गए ऋण एवं अग्रिम भुगतान की राशि। इसके अंदर हमें ये देखना है कि जो विनियोग हैं या जो ऋण हैं जो व्यवसाय के उद्देश्य से नहीं लिए गए हैं या विनियोग नहीं किया गया है या ऋण नहीं लिए गए हैं, उसको हमें शामिल नहीं करना है। तीसरा है निष्क्रिय संपत्तियों की राशि।
अनयूज्ड या आइडल कोई एसेट्स रखी हुई हैं तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा हम इंटेंजिबल एसेट्स हैं, अमूर्त एवं अदृश्य संपत्तियां, जिसमें हम शामिल करते हैं पेटेंट, ट्रेडमार्क और गुडविल। यदि इनका कोई मूल्य नहीं है, यदि इनका कोई वसूली मूल्य है तो उसे विनियोजित पूंजी में से नहीं घटाया जाएगा। इसके अलावा फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अभिकोपन कमीशन एवं अंश में ऋण पत्रों पर बट्टा, इसे भी हम घटा दिएंगे। इसके अलावा कोई पूंजीगत चालू कार्य है तो उसे ध्यान रखना है। और कोई लास्ट में है असामान्य देनदार तथा सामान्य आवश्यकता से अधिक रोकड़ एवं बैंक शेष। तो ये इसका हम इन सब पॉइंट्स का ध्यान में रखेंगे सकल विनियोजित पूंजी की गणना करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है शुद्ध विनियोजित पूंजी। तो जो मैंने अभी आपको बताया सकल विनियोजित पूंजी, इसमें से इसके योग में से जब चालू दायित्वों की राशि को घटा दिया जाता है तो शुद्ध विनियोजित पूंजी आती है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड के स्थान पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का उपयोग करना अधिक उचित रहता है, क्योंकि औसत विनियोजित पूंजी से हमें वर्ष की प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी दोनों को इसमें लिया जाता है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किस प्रकार से निकलेगी? कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगनिंग प्लस कैपिटल एट द एंड डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से हम ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको निकालना है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, जिसमें शेयर होल्डर फंड्स हैं और इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये दिया हुआ है। रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है जिसके अंदर डिस्काउंट को माइनस किया हुआ है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। इसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, करंट लायबिलिटीज़ दी हुई हैं। एसेट्स में टेंजेबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में कोटेड अनकोटेड करंट एसेट्स दी हुई हैं और इस प्रकार से 23,40,000 का टोटल दिया हुआ है। नीचे में सूचना दी हुई है कि संचय एवं आधिक्य में ऋण पत्रों पर 1 वर्ष का ब्याज व 25,000 आयकर आयोजन के पश्चात एवं 25,000 चालू वर्ष के लाभ सम्मिलित हैं। दूसरा दिया हुआ है कि चालू वर्ष के लाभों में उद्धत विनियोगों पर 8% की दर से आय सम्मिलित है। ये विनियोग गैर व्यापारिक विनियोग हैं। और तीसरा है वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध विनियोजित पूंजी 16,50,000 रुपये थी और लास्ट है पेटेंट उनके पुस्तक मूल्य पर वसूली योग्य हैं। तो अब देखिए हम किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले देखिए नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने अभी आपको बताया था कि पहले हम ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, उसमें करंट लायबिलिटीज माइनस करते थे, तो ये नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आती है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लेंगे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में दी हुई है, देखिए 13 लाख एसेट्स में हम 13 लाख दी हुई है फिक्स एसेट्स, ये ले लेंगे। इसके अलावा करंट एसेट्स दी हुई है 5 लाख, वो हम दिखा देंगे। इसके अलावा ये हमें सूचना दी हुई है कि अनकोटेड इन्वेस्टमेंट है, ये देखिए 3 लाख रुपए, 3 लाख, इसको हम शामिल कर लेंगे अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा पेटेंट का वसूली मूल्य बता रखा है क्वेश्चन में, तो 40,000 इसको हम लिख देंगे। इस प्रकार से ये आता है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड 21,40,000। इसमें से करंट लायबिलिटीज़ जो क्वेश्चन में बताई हुई है 3,30,000, इसको माइनस कर देंगे तो ये आता है कुल नेट कैपिटल एम्प्लॉयड 18,10,000। ये हमारी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपको प्रश्न में दी हुई है। ये देखिए वर्ष के प्रारंभ में विनियोजित पूंजी 16,50,000 थी
और अभी हमने निकाली है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 18,10,000 डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से ये 17,30,000 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसके बाद देखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ये देखिए 17,30,000 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, जिसके अंदर देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये क्वेश्चन 25,000, ये 25,000 दिया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट 25,000। इसके अंदर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, तो 50% आयकर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने इसको जोड़ दिया 25,000 टैक्स प्रोविज़न, तो ये आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000। इसके बाद हमें क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो इसके लिए हम ये गणना कर रहे हैं। इसमें हमने इंटरेस्ट ऐड किया 30,000 इंटरेस्ट, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% डिवेंचर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं। 10% डिवेंचर्स, ये देखिए क्वेश्चन में दिए हुए हैं 10% डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट होगा 3 लाख पर 30,000, तो ये 30,000 इसके अंदर जोड़ दिया है। फिर ये आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 50,000 में 30,000 जोड़ने पर 80,000, और इसमें से हम करेंगे इनकम फ्रॉम कोटेड इन्वेस्टमेंट्स, और ये इनकम फ्रॉम कोटेड इन्वेस्टमेंट है 16,000, जो कि अन्य सूचनाओं में सेकंड पॉइंट है कि विनियोगों पर 8% की दर से आय सम्मिलित है, तो 2 लाख पर 8% 16,000, ये हमने इसमें लेस कर दिया है। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है हमें, तो जो ऐसी आय हैं जो कि ऑपरेटिंग से संबंधित नहीं है, उसको हम माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से ये 64,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किस प्रकार से निकालते हैं? रिटर्न ऑन कैपिटल पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे निकाल रहे हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, इस प्रकार से हम निकालेंगे। इसमें पहला है रिटर्न ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 64,000 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड है 21,40,000। देखिए ये हमने भी 21,40,000, इसको हम लिख देंगे, जिसके अंदर ये अभी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी, यहाँ पे ये 21,40,000 ग्रॉस, जिसमें हम करंट लायबिलिटीज़ नहीं माइनस की है, वो है 21,40,000। 21,40,000 इंटू 100, इस प्रकार से ये 2.99% आई। और यदि रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, तो ये 18,10,000 नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है, 64,000 डिवाइडेड बाई 18,10,000 इंटू 100, इस प्रकार से ये 3.54 आता है %। और यदि हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, तो ये 17,30,000 अभी हमने ऊपर निकाली थी, तो इस प्रकार से 3.70 हमारा रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। नोट दिया हुआ है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, जो कि अभी हमने बताया 16,000 रुपये, जो कि इनकम फ्रॉम कोटेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, तो इनको माइनस कर दिया है। इस प्रकार से ये हम सॉल्व करेंगे। जो भी एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार से आप गणना करेंगे पहले, और फिर रेशो निकालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय की गणना का महत्व। हमने विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय निकालना देखा, अब इसका क्या महत्व है ये हम देखते हैं। अभी हमने ये भी देखा कि दो घटकों पर यह आधारित होता है, विक्रय पर लाभ की दर एवं संपत्ति आवर्त पर निर्भर करता है। इसमें सबसे पहला जो महत्व है वो है संपूर्ण लाभदायकता का माप।
ये किस प्रकार से संपूर्ण लाभदायकता का माप है? अगर विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय की दर की गणना में लाभ, विक्रय एवं विनियोजित पूंजी के समावेश हो जाने के कारण यह व्यवसाय की संपूर्ण लाभदायकता का चित्र प्रस्तुत करता है। व्यवसाय में विनियोजन करने वाले पक्षकार इस अनुपात के आधार पर यह ज्ञात कर सकते हैं कि व्यवसाय में कोषों का उपयोग लाभपूर्ण एवं कुशलतापूर्वक किया गया है अथवा नहीं। दूसरा है बेसिस ऑफ इंटर फर्म कंपैरिजन, अंतर संस्था तुलना का आधार। इस अनुपात के आधार पर एक कंपनी की कार्यकुशलता की तुलना उसी प्रकार की अन्य कंपनियों की कार्यकुशलता से की जा सकती है। इस अनुपात में क्योंकि संचालन व्ययों के आधार पर लाभ दर का अध्ययन किया जाता है, इसलिए दो व्यवसायों की संचालन कुशलता की तुलना इस अनुपात के माध्यम से उपयुक्त तरीके से की जा सकती है। तीसरा है नियोजन एवं निर्णय में सहायक। किसी व्यवसाय में धनराशि विनियोजित की जाए या न की जाए, यह निर्णय इस अनुपात के आधार पर लिया जा सकता है। भावी योजना बनाते समय भी यह देखा जा सकता है कि वर्तमान में विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय दर संतोषप्रद है या नहीं। चौथा है प्रबंध कुशलता एवं उत्पादकता का मापक। यह अनुपात प्रबंधकीय कुशलता एवं साधनों के उपयोग पर भी प्रकाश डालता है। अतः इस अनुपात के माध्यम से देखा जा सकता है कि संस्था में उत्पादकता संतोषप्रद थी या नहीं, और इसी प्रकार प्रबंधकों की कुशलता की भी जांच की जा सकती है। लास्ट हम देखेंगे आज स्वामित्व कोषों या अंशधारियों के विनियोग पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट्स। यह अनुपात बताता है कि ब्याज व कर घटाने के पश्चात शुद्ध लाभ व अंशधारियों के विनियोग तथा स्वामित्व कोषों के मध्य क्या संबंध है, और इसकी कंप्यूटेशन का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई प्रोप्राइटर्स फंड इंटू 100। और यहाँ पर प्रोप्राइटर्स फंड से क्या आशय है? प्रोप्राइटर्स फंड से आशय है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। यह हम ऊपर भी देख चुके हैं। यह अनुपात ही बताता है कि अंशधारियों के या स्वामियों के कोषों पर अर्जन दर क्या है। यह अर्जन दर समता पर व्यापार की नीति के संबंध में भी निर्णय लेने में सहायक होती है। स्वामित्व कोषों पर अधिक अर्जन दर को अच्छा माना जाता है, और सामान्यतः यह अर्जन दर प्रचलित ब्याज दर से अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट निकाला जाता है। कल हम देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसके अलावा कुछ थोड़े बहुत रेशियोज और बचे हैं। तो इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।